जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार मेहता। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल सोच। जी हाँ दोस्तों, रियल सोच पे हम अक्सर प्रयास करते हैं कि जो हमारे देश के जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पे सवाल खड़े करें, सरकार से सवाल पूछें। आज का हमारा मुख्य विषय होने वाला है महंगाई, इन्फ्लेशन। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहपाठी दीपक शर्मा जी। तो दीपक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस खास प्रोग्राम में। दिनेश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी 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 दीपक जी, जैसे आपको पता है इस वक्त हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो इस पे आज मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। जो पब्लिक के सवाल है, जिस सवाल को टटोल रही है, मैं उसका आपको सामना करना है, उसका जवाब देना है। आज का सबसे पहला सवाल आपके लिए है, क्या भारत में आम आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई बन चुकी है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी, भारत एक सोने की चिड़िया मानी जाती थी किसी समय में, और यहाँ पर कोई भी भूखे पेट कहते हैं कि कोई सोता नहीं था। उठता जरूर था लेकिन सोता नहीं था। लेकिन 21वीं सदी के हालात कुछ यूँ हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी कमाई का जरिया नहीं है तो शायद आपको भूखा भी सोना पड़ रहा है। कमाई के जरिए कहाँ जा रहे हैं? देखिए, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े उसमें अब कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसके कारण लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, मीशो जैसी कंपनियां, उन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। क्योंकि पहले आम आदमी को हाथ हिलाना पड़ता था, जिसके बाद उसे दिहाड़ी मिलती थी और उसके घर का खर्चा बहुत आराम से चल जाता था। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें, जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो बाहरले मुल्कों से हमारे देशों में आकर पसर गई हैं और लोगों का व्यवसाय छीन लिया इन्होंने, तो बेरोजगारी भी आई है और गरीबी का लेवल भी बढ़ गया है। आपके बात पे आता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो रोजगार छीन लिए, नहीं, वो तो रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं दीपक जी। आपको नहीं लगता वो जो भी रोजगार हमारे देश में करते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट तो होता ही है, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज तो होते ही हैं, हमारे देश से ही होते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, ई कॉमर्स की वजह से हमारे देश में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है? क्या सरकार उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या सरकार की दायित्व नहीं बनती कि हमारे देश के युवाओं के लिए वो रोजगार पैदा कर सके? दिनेश जी, अगर आपको समय याद हो, बीते समय में एक बड़े स्टोर में 10 आदमी काम करते थे, सामान देने के लिए, सामान लगाने के लिए, सामान उठाने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। देखिए, आप घर पर बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं, आपको घर से निकलने की ज़रूरत खत्म हो गई है। मार्केट में जो कस्टमर आपको दिखता था वो एक की जगह 2 या 3 चीज़ें परचेज कर लेता था। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, जो जैसे आप बता रहे हो, आप मतलब आपका कंप्लीटली कहना है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसके वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा। देखिए, आप समझ लीजिए कि आपका स्टोर है, ठीक है, आप बहुत बड़े स्तर पर जो प्रोडक्ट है वो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उसके थ्रू आप सेल करते हो। तो आपके अगर आपका इतना बड़ा एक इतने ऊंचे स्तर पे आप काम कर रहे हो, तो आपके पास क्या आप जो भी काम है सारे काम आप खुद करते हो? पैकिंग करना, मेल चेक करना, ऑर्डर प्लेस करना, उसके लिए तो एक एक स्टोर में 10-10, 20-20 वर्कर तो होते ही है ना। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो जिम्मेवार है बेरोजगारी के लिए? मैं बताता हूँ आपको इसमें कैसे जिम्मेवारी इन बड़ी कंपनियों ने लेते हुए उन लोगों को बेरोजगार कर दिया जो अपने गली मोहल्लों में दुकानें चलाते थे। आपको याद होगा कि आपके एक मोहल्ले में कम से कम 4 या 5 दुकानें, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, किराने की, कपड़े की होती थी। अब क्या हो रहा है कि लोग घर से निकलना ही बंद कर गए हैं, क्योंकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनियों ने, मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी ई कॉमर्स कंपनियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप बाज़ार में जाते थे कभी अपने माता पिता के साथ, तो वहाँ से आप एक चॉकलेट ले लेते थे या समथिंग एल्स, आपने जो अपने बचपन में खाते थे वो चीज़ ले लेते थे। अब बच्चे घर पर बैठे उन चीज़ों को मंगवा रहे हैं, और मार्केट का जो ट्रेंड था, जो गिव एंड टेक की पॉलिसी थी, मनी घूमती थी, वो चीज़ की कमी हो गई है। और बेरोजगार का लेवल इस कदर बड़ा है कि
कि एक दुकान पर 2 लड़के जहाँ काम करते थे, अगर 5 दुकानों पर 10 लड़के काम करते थे, तो बड़े मॉल में 5 बंदे वो सारा मैनेज कर रहे हैं। उन डाटों का सारा हिसाब किताब कंप्यूटर ऑपरेटर ले रहा है। हाथ से सारे काम बंद हो गए हैं, स्टेशनरी कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक मॉल 5%, 5 दुकानें 10%, तो 5% का काम चला गया। बेरोजगारी और गरीबी दोनों बढ़ी हैं। आपने सवाल जो पूछा, मैं चलिए वहां तक ठीक जाने है की दीपक कोशिश जी, कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आपका सीधा सीधा कहना है कि सीधा सीधा आपका मानना है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उसकी वजह से कुछ जो है बेरोजगारी गरीबी और बढ़ी है, उन्होंने बेरोजगारी दोनों आई हैं। रोजगार खा लिया है। जी लेकिन मैं जी जी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि पब्लिक इस मुद्दे पे इस पे अपना विचार प्रकट करे कमेंट बॉक्स में। मैं पब्लिक का भी जी जी राय जानना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं जी अगले सवाल की ओर। देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, आपको पता होगा आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हाफ से भी कम हुआ करता था। लेकिन अभी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर का कीमत दिनेश जी, आसमान छू रहा है। बात इस पे आप क्या कहना सारी चाहेंगे? की सारी आम इंसान पर आके खड़ी हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने ठेके दे दिए। पहले हमारे पास मिट्टी का तेल होता था, जो सरकार मुहैया करवाती थी आम इंसान को। अब हमने गैस के ठेके अडानी अंबानी को दे दिए हैं, टोरेंट कंपनी को दे दिए हैं, जिन्होंने अपनी पाइपलाइन धरती में बिछाकर घर घर आपको गैस दे रही हैं। मनमानी भरे रेट हो रहे हैं। अभी नया साल शुरू भी नहीं हुआ था, शायद उसी दिन या अगले दिन 150 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। ये सारा बोझ किन पर पड़ता है? आम व्यक्ति पर, आम मिडिल क्लास लोगों पर। अमीरों को क्या है, उन्होंने तो कमाया, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि कितने का क्या आ रहा है। वो लेबर से कमाते हैं और लेबर का ही निकालते हैं। तो आप ठीक है, मैं समझ गया कि आपका मानना है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो जो छोटे स्मॉल बिजनेसमैन है उसका काम छीन कर वो मनमानी करते हैं। देखिए, राइट। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आपके शायद बड़े बड़े शहरों में, बॉम्बे, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी अब तो बड़ा खुलेआम हो गया है कि पाइपलाइन टोरेंट एजेंसीज ने ले ली है। टोरेंट के अलावा कोई दूसरा आपको प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहा, अगर आप देखना चाहें तो। क्योंकि अब जो गैस है वो अगर एक व्यक्ति के हक में होगी, तो वो जो मर्जी रेट लगाए, जैसे मर्जी लगाए, आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसे ठीक है, अपनी उस जिंदगी में कंपनी का ऐड मोनोपोली कर बढ़ दिया। जाएगा। मैं समझ गया आपकी बात कि अब अगर आपको आप मैं एक एक ही छोटा सा कंपनी को आप सारे काम देते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग मोनोपोली करेंगे, उस पर अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। तो आपका मानना है कि सरकार को मतलब एक ही जो बड़े मछली है उसको नहीं, छोटे छोटे जो मछलियां हैं उसको भी सबको यहाँ पे चारा सबको डालना पड़ेगा, बराबर बराबर अधिकार देना चाहिए सबको, सो कस्टमर ताकि डिसाइड कर ताकि सके, कस्टमर डिसाइड कर सके कि कहाँ से लेना है, कहाँ हमें सस्ता पड़ रहा है। लेकिन एक हम्म। राज एक सत्ता, जिसने चलानी है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। आपको याद होगा जब जियो आया था, जियो मोबाइल कंपनी, जी जी तब बीएसएनएल टक्कर देता था, एयरटेल था, वीआई था। जियो ने कस्टमर को कैसे अपनी ओर खींचा? पहले उन्होंने फ्री का लालच दिया, फिर हल्का सा चार्ज किया। आज वही रिचार्ज 300 वाला, जो आपका 300 400 3 महीने का होता था, वो पिछले 10 जी दिन जी। पहले 1100 का हो गया है। और आम इंसान मजबूर हो गया उसे लेने के लिए, क्योंकि सभी मोबाइल कंपनीज ने एक रेट कर दिया है। और जो भारत का सरकारी नेटवर्क बीएसएनएल था, जो माना जाता था कि टॉप क्लास है, एक आम इंसान के चलाने योग्य है, वो भी अब उसी कैटेगरी में जा खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज नहीं है देने के लिए, ना नेटवर्क है ना इंटरनेट है। इंटरनेट का फायदा जी जी उठाया बिल्कुल। जियो जैसी कंपनीज ने, और लोगों को मजबूर कर दिया कि लें तो सिर्फ जियो लें, अदरवाइज कोई डाटा आप यूज ना कर पाए। एयरटेल ने भी वही रेट कर दिया, उनकी क्वालिटी नहीं है, कहीं मिलता है कहीं, लेकिन जियो ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अकेली कंपनी होने के कारण उन्होंने वहां तक अपने रेट बढ़ा दिए कि एक गरीब आदमी जो आटा नहीं ले सकता, वो डाटा जरूर ले रहा है। मजबूरी है उसकी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, जी जी इंटरनेट का चस्का डल गया है, मोबाइल हो गया है, मैचेस आ रहे हैं, क्या करे आम इंसान? आप हमें बताइए क्या करे वो? आटा नहीं है उसकी बिल्कुल पीठे बिल्कुल। में, देखिए, लेकिन जब मोबाइल में डाटा है। सबसे पहले तो आटा होना जरूरी है, तभी आप डाटा का इस्तेमाल कर पाओगे। जी बात आपकी सही है कि जो टेलीकॉम टेलीकॉम क्षेत्र है उसमें कंपनी की तो मनमानी है। जैसे कि वोडाफोन था, आइडिया था, बीएसएनएल, इसको
इसका डाउनफॉल जानबूझकर करवाया गया है, और यहाँ पे एयरटेल और जियो की मोनोपोली हो उसका सीधा सीधा सरकार पे आरोप पहले भी लगता रहा है। तो मैं जी। आपके बात से एग्री करता हूँ। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, अपने कस्टमर्स को, एयरलाइंस का भी वही हाल हो रहा है। इंडियन एयरलाइंस के बारे में भी हर रोज कोई ना कोई कमी निकाली जाती है, मजबूर किया जा रहा है एयरलाइंस को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए और वो अपनी मनमानियों के हिसाब से रेट लगाएं और जैसे जी चाहे वैसे वो कस्टमर को लूटे। अगला सवाल मेरा आपके लिए, जब सैलरी वही है लेकिन खर्च 2 गुना हो गया है, तो ऐसे में आम आदमी कैसे सरवाइव कर पाएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि सैलरी वही है और खर्चा जो महंगाई है वो डबल ट्रिपल हो चुका है, तो आम आदमी इसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं? दिनेश जी, जब आपकी सरकारें ही नहीं आपका साथ देंगी तो आपकी सैलरी और आपके खर्चे कभी भी बराबर नहीं चल पाएंगे। ना तो आपके पास कोई जी जी मेडिकल अच्छी सुविधा है और ना ही कोई अच्छी क्वालिफिकेशन है जो सरकार द्वारा आपको दी जा रही है। अगर आप जी जी मेडिकल, आपको शायद याद होगा जो सरकारी दवाइयां पिछले कुछ दिन पहले कफ सिरप के सैंपल्स फेल हुए और लोगों की मौत हुई, क्या सरकारों ने पट्टी बांधी हुई थी उस समय? ये कहते हैं कि हम मेडिकल सुविधा दे रहे हैं, सरकारी दवाइयां पेशेंट्स को फ्री देते हैं। उन फ्री जी दवाइयों जी को पेशेंट कैसे ऑब्जर्व करेगा जब उन्हें यही नहीं पता कि इनकी गुणवत्ता 100% है या नहीं है? हम, बिल्कुल आप और आम लोग सरकारी अस्पताल में दिखाकर प्राइवेट दुकान पर जाकर दवाई लेते हैं क्योंकि हमें सरकार की दवाइयों पर भरोसा नहीं है कि उनकी गुणवत्ता सही है या नहीं है। जब तक आपको किसी की क्वालिटी पर ट्रस्ट ही नहीं होगा तब तक आप उससे कैसे परचेज करेंगे? आपको याद होगा कितने बच्चों की बिल्कुल मौत हुई थी कफ सिरप पीने से। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है दीपक जी। देखिए मैं मेडिकल, सरकार से एक ये मिनट एक जरूर मिनट कहना दिनेश जी, चाहूंगा, आप दिनेश जी कुछ एक करो। मिनट, दिनेश जी मैं आपको रोकूंगा एक मिनट के लिए। मेडिकल सुविधा, आपने बात की मेडिकल सुविधा की, मैंने बताया आपको पढ़ाइयों के आप स्तर देख लीजिए। हम कहते हैं पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, लेकिन पढ़ाने जी वालों जी की तनख्वाहें लाख लाख रुपए हैं और जो बच्चे हमारा हम्म, भविष्य हैं वो जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं आज भी यूपी बिहार में। बिल्कुल मैं किसी सरकार का समर्थन या किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं। पंजाब में पंजाब बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल अच्छे अच्छे स्कूलों का निर्माण किया है, उनको अच्छा खाना मिल रहा है, उनको अच्छी बुक्स मिल रही हैं। अब अगर आपका बच्चा ना पढ़े तो इसमें हमारा कसूर। मैं जी किसी सरकार या किसी सरकार की कमी नहीं निकाल रहा हूं, मैं सच का सामना करवा रहा हूं अपने दर्शकों को। जी जी, लेकिन वहां बात पे तो तो फिर वही, पेरेंट्स बात का तो काम रह जाता है ना, वहां पे तो। बात तो बात जी तो वहां वो पे। आती है ना, जिनको आप लाखों दे रहे हैं, क्या वो आपको सही सर्विस दे रहे हैं? क्या वो बिल्कुल। आपके भविष्य को सही हाथों में लेके जा रहे हैं? हम्म, जी जी जी। देखिए इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल इसमें तो कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो देखिए बुनियादी अधिकार है देश के लोगों का। तो मेडिकल और एजुकेशन में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कहने का भाव ये है कि अगर हम बात करते हैं गरीबी की, हम बात करते हैं बेरोजगारी की, अगर हमें हमारे ही देश में सही काम मिले, हम उतना पढ़ लें जितने में हम हिसाब किताब और बात करने की शिक्षा ले सकें, तो ना रहेगी गरीबी और ना होगी भिखमंगी, ना होगी लूट सपाट। अगर हमारे देश में लूट सपाट है उसके कारण क्या है? वही लोग पढ़े लिखे जो लाखों लगाकर एक अच्छी जॉब के लिए तरस रहे हैं और सिफारशी लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं जाकर, और वो लोग लूट सपाट नहीं करेंगे, नारी का अपमान नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, आप पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते मुझे लाख मिले, आप ये चाहते हैं मुझे उतना मिले जितना मेरे पास चल जाए, मेरे काम की कद्र हो। ना तो काम की कद्र हो रही और ना ही आपको आपकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के मुताबिक काम मिल रहा। तो बताइए गरीबी कहाँ से बिल्कुल चली बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जैसे कि मौजूदा जो बीजेपी सरकार है, 10-12 साल सत्ता में उनको हो गए हैं। सत्ता में आने से पहले 2014 से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, पब्लिक को अच्छा सुविधा मिलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता वो जो सारे दावे थे वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए? इन्फ्लेशन दिनेश रेट जी, इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रुपए रुपए इतना गिर रहा है, तो क्या ये जो सरकार की दावे थी वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? क्या कहना चाहेंगे आप? दिनेश जी मुझे ये बताइए, अब
बीजेपी उस समय ये कहती थी कि हमारा जो पूरे देश में कंट्रोल नहीं है। आज तकरीबन तकरीबन 70-60-70% बीजेपी की सरकारें हैं, सेंट्रल में है। आप जी जौन सा नियम लागू करेंगे वो माना जाएगा। आप 5 किलो कनक देकर, अनाज देकर लोगों से क्या चाहते जी हैं? जी कि वो अनाज खाएं और अपनी जिंदगी को काटें। कोई बेरोजगारी नहीं दूर हुई, कोई अच्छी एजुकेशन नहीं आई, कोई मेडिकल पॉलिसीज नहीं आई। आप अपने एरिया में कभी भी एनालिसिस कर लीजिए, अगर आपको ये तीनों चीजों पर क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, मैं खुलकर बोलूंगा, जो हो देखा जाएगा। धर्म पर चल रहा है, राजनीति हो रही है खुल के, जिसको दिल करे ईडी उठा लेती है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, आप जो मर्जी कीजिए, आपकी सरकार, आपकी लाठी, आपकी भैंस, आप जो मर्जी कीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या हो आम आदमी पार्टी, हमें क्या चाहिए? जी 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 रोटी, कपड़ा और मकान।